भारत के भौगोलिक क्षेत्र और उसका हमारे इतिहास पर बड़ा गहरा संबंध दिखाई देता है कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियां और यहाँ की जलवायु यही सबसे बड़ा कारण बना कि भारत दुनिया के प्राचीन संस्कृतियों का केंद्र बना। आगे हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और निम्नलिखित प्रश्नों के भी उत्तर आपको आगे मिलेंगे। पहला प्रश्न, भारतीय क्षेत्रों की प्रकृति पर एक लेख लिखें। दूसरा प्रश्न, भारत के 3 प्रमुख भू आकृतिक क्षेत्रों की चर्चा करें। तीसरा प्रश्न, भारतीय भौगोलिक क्षेत्रों के कारण उत्पन्न भारतीय इतिहास के प्रभावों पर चर्चा करें। और चौथा प्रश्न, भारत के प्रमुख भौगोलिक इकाइयों पर विस्तार से वर्णन करें। भारत के भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश। दूसरा, सिंधु गंगा के मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय भारत। भारतीय भौगोलिक क्षेत्रों की बनावट व भारतीय इतिहास का बड़ा गहरा नाता है। भारत की भौगोलिक आकृति काफी हद तक भारतीय इतिहास की संस्कृति, सभ्यता व प्रारंभ से वर्तमान तक उसके बसावट व उसकी परिस्थितियों को समझने में मदद करती है। भौगोलिक क्षेत्रों की श्रृंखला में सबसे पहला है हिमालय के पर्वतीय प्रदेश। हिमालय का पर्वतीय भाग भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। यह पर्वतमाला नए और मोड़दार पहाड़ों से बनी है। इसका कारण भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का खिसकना माना जाता है। यह पर्वत श्रेणी कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 1500 किलोमीटर तक फैली हुई है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में पहला हिस्सा है पूर्वी हिमालय का। पूर्वी हिमालय का विस्तार भारत के अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत व चीन के यूनान व उत्तरी म्यांमार के क्षेत्रों तक है। इस क्षेत्र की जलवायु जून से सितंबर तक दक्षिण एशिया के मानसून जलवायु से प्रभावित होती है। इस क्षेत्र को जैव सांस्कृतिक विविधता के कारण हॉट स्पॉट माना जाता है। हालांकि यह पूर्वी हिमालय का इलाका बेहद दुर्गम है, फिर भी प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक कालों में दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन से सांस्कृतिक प्रभाव का दौर जारी रहा। हिमालय के दूसरे हिस्से में मध्य हिमालय का क्षेत्र आता है, जो भूटान से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र भारत व तिब्बत के बीच व्यापार तथा अन्य प्रकार के संस्कृतियों व व्यापार के आदान प्रदान का क्षेत्र बने रहे। इसका पश्चिमी भाग सुदूर अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत तक पहुंचता है। तीसरा है पश्चिमी हिमालय। यह क्षेत्र अफगानिस्तान के पूर्वी मध्य भाग से लेकर पाकिस्तान व 5 नदियों या पंजाब क्षेत्र की नदियों के उद्गम स्थल को माना जाता है। भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से पश्चिमी अफगानिस्तान का गहरा संबंध पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से रहा है। ये क्षेत्रों का संबंध नवपाषाण काल से भारतीय महाद्वीप से जुड़ा रहा है। प्राचीन काल में शोर्तुगई नामक हड़प्पा कालीन नगर से प्रमुख व्यापारिक केंद्र के जरिए जुड़ा रहा है। इन क्षेत्रों में अफगानिस्तान से भारत के मैदानों में सुदूर ईरान और मध्य एशिया के क्षेत्रों को जोड़ते हुए देखा जाता है। यहाँ पर स्थित गोमल दर्रा, बोलन दर्रा और खैबर दर्रा ऐतिहासिक काल से ही व्यापारिक हमलावरों, विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान वह महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग रहा है। यहाँ से हड़प्पा काल से ही और उसके बाद आर्य, यूनानी, शक, कुषाण, हूण आदि भारतीय क्षेत्रों में ये लोग आए
और यहाँ का हिस्सा बन गए। यहाँ से ही बौद्ध सभ्यता फैली और मध्य एशिया होते हुए सुदूर चीन तक पहुंची। दूसरा भाग, सिंधु से लेकर गंगा के मैदान। भारतीय महाद्वीप के मध्य में सिंधु से लेकर गंगा के मैदान मिलते हैं। नदियों के आधार पर इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र और दूसरा है गंगा के मैदानी क्षेत्र, जिसमें सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्रों को फिर से दो भागों में बांटा गया है। पहला है पंजाब। पंजाब में पंज शब्द का अर्थ है पांच और आब का अर्थ है जल, मतलब 5 नदियों का क्षेत्र। पंजाब ने भारतीय इतिहास को कई मोड़ दिए हैं। अतीत में शकों, हूणों, पठानों व मुगलों ने इसी पंजाब के रास्ते से भारत में प्रवेश किया था। आर्यों का भी आगमन हिंदू कुश पार कर इसी पंजाब के रास्ते से हुआ। पंजाब की सिंधु नदी की घाटी में आर्यों की सभ्यता का विकास हुआ। उस समय इस भूखंड का नाम सप्त सिंधु अर्थात 7 नगरों का देश था। समय के साथ साथ अब केवल 5 नदियां रह गई हैं और वे हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु नदी के दक्षिणी व निचले क्षेत्र को सिंध प्रदेश कहते हैं। यह क्षेत्र अपने उपजाऊ और भौगोलिक क्षेत्र के कारण प्राचीन काल से मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय संस्कृति को विकसित करने का श्रेय भी इसी को जाता है। आज से लगभग 5000 वर्षों से अधिक समय के दौरान उपजी सिंध संस्कृति या इंडस रिवर सिविलाइजेशन के मोहनजोदाड़ो और पंजाब के हड़प्पा जैसे नगरों का विकास इसी के क्षेत्र में हुआ। गंगा उत्तरी भारत की प्रमुख नदी है और इसके मैदानों को पुनः 3 उपक्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर का मैदानी क्षेत्र, जिसे दोआब के क्षेत्र से जाना जाता है। यहाँ पर हड़प्पा काल से ही मानव बसावटों के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल के चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के भी कई साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। गंगे मैदानों के मध्य क्षेत्र में गंगा यमुना के संगम स्थान से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तक फैला है। यह क्षेत्र 6वीं शताब्दी BCE आते आते महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र में विकसित हो गया था। यहाँ पर महाजनपदों के प्राचीन कोसल, काशी और मगध स्थित थे। भारत का प्रथम व्यवस्थित मौर्य साम्राज्य का उदय भी यहाँ से ही देखा जाता है और 5वीं शताब्दी गुप्त काल तक यह भारत की राजसत्ता का केंद्र बना रहा। गंगा का निचला क्षेत्र। गंगा का निचला क्षेत्र पूरे बंगाल प्रांत तक फैला हुआ है। यह पूरा क्षेत्र गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ यानी कछारी मिट्टी से निर्मित हुआ है। पूरे भारतीय महाद्वीप के संदर्भ में गंगा व सिंध के मैदान का क्षेत्र अपनी उपजाऊ मिट्टी और मानसून प्रदेशों के कारण कृषि के लिए उपयुक्त रहा है। यही कारण है कि पूरे विश्व की प्राचीन मानव सभ्यता सिंधु नदी घाटी सभ्यता से मानव संस्कृति का उद्भव देखा जाता है। यहाँ पर हमेशा से ही जनसंख्या का घनत्व अन्य क्षेत्रों की अपेक्षाकृत अधिक रहा है। भारतीय भू आकृतियों के संदर्भ में तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय भारत। भारत का दक्षिणी क्षेत्र 3 ओर से जलीय सागरों से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। 3 तरफ जल से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। और इसका पहला हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग
उत्तर भारत के मैदान के दक्षिण का पूरा भाग एक विस्तृत पठार है जो दुनिया के सबसे पुराने स्थल खंड का अवशेष है। यह पठार 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा है। उत्तर में विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, जिनके बीच नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल प्रपाती ढाल बनाता है और यहाँ पर पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। दक्षिण के विस्तृत पूर्वी मैदान जहाँ पर तमिलनाडु का क्षेत्र आता है, यहाँ पर मौसमी परिवेश के कारण प्राचीन काल से ये तालाबों के ऊपर ही निर्भर रहे हैं, जिस कारण संगम साहित्य का यहाँ पर विकास हुआ। पश्चिमी छोर केरल का मलबार तट धान व मसालों के काली मिर्च के व्यापार के कारण बहुत पहले से ही अंतरराष्ट्रीय विश्व जगत के संपर्क में आ गया था। इसी कारण यहाँ पर ईसाई धर्म व मुस्लिम धर्म अपने शुरुआती दौर में ही केरल की संस्कृति का हिस्सा बने। प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा हिस्सा है समुद्र तटीय मैदान। भारतीय महाद्वीप के तीनों तरफ सागरों से घिरे होने के कारण इसके पश्चिमी तथा पूर्वी किनारों पर उपजाऊ तटीय मैदान मिलते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मलबार तट कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं और उड़ीसा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां जहां पर अपना डेल्टा क्षेत्र बनाती हैं, वहां यह मैदान और अधिक चौड़े दिखाई देते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के तीसरे खंड में आता है द्वीपीय भारत। भारत के द्वीपीय भागों में अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति जन्य द्वीप है और वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरकान योमा का समुद्र में प्रक्षिप्त हिस्सा माने जाते हैं और वस्तुतः ये समुद्र में डूबी हुई पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रकार से भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का भारतीय इतिहास पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतीय महाद्वीप 3 तरफ से सागरों से घिरे हैं और उत्तर की तरफ हिमालय के पर्वत से भी घिरे हैं। अन्य जगहों के संपर्कों के मुकाबले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का संपर्क भारतीय क्षेत्रों से सरलता से स्थापित हुआ। यही कारण बना कि भारत की संस्कृति अपने उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों से ज़्यादा प्रभावित रही। अपने इसी भौगोलिक परिवेश के कारण प्रारंभिक नगरीय सभ्यता सिंधु नदी सभ्यता का विकास हुआ। इसी तरफ से आर्यों का आगमन हुआ और उसके बाद यूनानी, हूण व शक भी इसी रास्ते से आए। मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत भी इसी क्षेत्र से हुई और आगे चलकर सभी भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गए। भारत के क्षेत्रों में इतिहास का विकास सभी जगह समान रूप से हुआ ऐसा भी नहीं देखा जाता है। सबसे पहले नदियों के किनारे मानव सभ्यता का विकास हुआ। गंगा व सिंधु नदियों से विस्तृत सभ्यता की विकास की झलक दिखाई देती है और भारतीय इतिहास में कुछ क्षेत्र शक्ति का स्थायी केंद्र बन गए और लगातार वे शक्तिशाली बने रहे। इसके विपरीत कई क्षेत्र इतने शक्तिशाली नहीं बन सके। स्थायी केंद्रीय क्षेत्रों में गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी जैसी नदियों में सभ्यताएं पनपी और फली फूली। इसी कारण अधिकतर मानव बस्तियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं।